हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा आपको कॉमर्स के क्लास में जीएसटी पर लगातार 3 दिनों से क्लास दे रहा हूँ। मैं पहले क्लास में जीएसटीआर पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी के बारे में जानकारी दी थी और दूसरे क्लास जीएसटी पार्ट 2 और तीसरे क्लास जीएसटी पार्ट 3 में जीएसटी के रिटर्न्स के बारे में समझाया था। आज अगर आपको इन तीनों क्लास के लिए का वीडियो देख रहा है तो आई बटन दबाएं और आगे मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। तो आज मैं सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो जीएसटी से संबंधित है। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ और कहां से ये शुरुआत हुई। तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी की शुरुआत हुई और उसके बाद से आज पूरे विश्व में 160 देशों में किसी न किसी रूप में जीएसटी लागू है। अपने भारत में ये जीएसटी का कंसेप्ट सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, इसलिए उनको फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया कहा जाता है। उन्होंने सन 2000 ईस्वी में जीएसटी के लिए एक कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता को बनाया गया था और उनको जीएसटी पर डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सन 2000 से लेके जीएसटी को अपने देश में लागू होते होते 16 साल लग गए और 2016 में जाकर के जीएसटी अपने देश में लागू हुआ। ये संविधान के 122वें संशोधन के द्वारा जीएसटी बिल को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई और अपने देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हो गया। जीएसटी कानून और जीएसटी पर नियम को तैयार करने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 33 सदस्य हैं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार से 2 और जितने राज्य हैं 28 राज्य हैं, 28 राज्य से एक मंत्री और 3 केंद्र शासित क्षेत्र के मंत्री, यानी 3 केंद्र शासित क्षेत्र, 28 राज्य और 2 केंद्र सरकार के मंत्री, सारे मिलाकर के 33 इसके सदस्य हैं। 33 जीएसटी काउंसिल में सदस्य हैं। इसमें प्रायः हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ही मेंबर होता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अगर नहीं हो तो उनके प्रभारी या कोई प्रभारी मंत्री को इसमें मेंबर बनाया जा सकता है। और इस कमेटी का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री, केंद्र के फाइनेंस मंत्री, वित्त मंत्री होता है और अभी निर्मला सीतारमण इस जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। आपको हमने जीएसटी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दी। जीएसटी में 1300 वस्तु, 1300 गुड्स एंड 500 सर्विसेज, 1300 वस्तु और 500 सेवा को कवर किया गया है जीएसटी में और इसको कवर करके जीएसटी को 5 स्लैब में बांटा गया है। यानी 1300 वस्तु और 500 सर्विस पर 5 स्लैब में टैक्स लगते हैं। 3% टैक्स लगता है, 5% लगता है, 12%, 18% और 28%। ये 5 तरह के टैक्स स्लैब हैं जो हमारे देश में लागू है जीएसटी में। इसके अलावे प्रीशियस स्टोन्स यानी जो कीमती पत्थर हैं उस पर जीएसटी रेट कम कर दिया गया है और उस पे जीएसटी रेट 0.25% लगता है। अब आगे हम चलते हैं कि जीएसटी सिस्टम में एक ई वे बिल सिस्टम होता है। तो आज बताने जा रहा हूं कि ई वे बिल सिस्टम क्या होता है। जो व्यापारी जीएसटी नंबर ले रखा है और वह अगर अपना 50,000 से ज्यादा वैल्यू की कोई वस्तु अपने फैक्ट्री से बाहर कहीं दूसरे जगह भेजता है, चाहे सेल के लिए भेजता हो या जॉब वर्क के लिए भेजता हो या अपने दूसरे फैक्ट्री में ट्रांसफर करने के लिए भेजता हो, तो उसको ई वे बिल देना होता है, ई वे बिल बनाना होता है रास्ते के लिए। रास्ते में जब कोई माल जाता है तो उस गाड़ी में इनवॉइस होता है या चालान होता है। उस चालान या इनवॉइस के साथ
ई वे बिल भी साथ में देना होता है। ई वे बिल में पार्टी के नाम, मतलब जो पार्टी ई वे बिल जनरेट कर रही है, जैसे मैं अगर अपने कंपनी का से माल भेज रहा हूं और मैं ई वे बिल जनरेट कर रहा हूं, तो मेरे कंपनी का नाम, मेरा जीएसटी नंबर, उसके बाद उसमें वस्तु क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसमें क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, उसके वैल्यू क्या है, ये सारे डालने होते हैं। उसके बाद जिस पार्टी को भेजा जा रहा है उस पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस भी उसमें डालना होता है। और जिस गाड़ी से आप माल भेज रहे हैं उस गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नाम भी उसमें लिखना होता है, ई वे बिल में देना होता है। ई वे बिल माल के साथ जाता है। अब अगर आप 50,000 से ज़्यादा का कोई वस्तु बाहर भेज रहे हैं अपने फैक्ट्री से, चाहे जॉब वर्क के लिए या सेल करने के लिए, और उस पर आपने साथ में ई वे बिल नहीं दिया, यानी ई वे बिल बनाया ही नहीं और गुड्स को भेज दिया, ऐसे स्थिति में जीएसटी का कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी, चाहे इंस्पेक्टर हो या कोई भी अधिकारी लेवल का आदमी हो, वो आपके गाड़ी को पकड़ सकता है और गुड्स को, सामान को सीज कर सकता है, गाड़ी को सीज कर सकता है। अब प्रश्न है, अगर आपका गाड़ी जीएसटी डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया इस वजह से कि ई वे बिल उस माल के साथ नहीं है, तो उसकी कितने फाइन होते हैं, क्या पेनाल्टी होती है? तो उसके लिए मिनिमम 10,000 रुपया है, यानी आपको 10,000 रुपया दे के आपका गाड़ी छूट सकता है। लेकिन अगर गुड्स का वैल्यू ज़्यादा है उसमें, तो आपको 100% टैक्स जमा करके आप गाड़ी को छोड़ सकता है। 100% टैक्स का मतलब है, अगर आपके उस गाड़ी में 10 लाख का माल है और टैक्स 10% है उस वस्तु का, तो आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपया। तो आपको 1 लाख रुपया जमा करने के बाद गाड़ी छोड़ सकता है। लेकिन एक क्लॉज उसमें और है कि जीएसटी वाला चाहे तो आपको पेनाल्टी भी लगा सकता है, और ये पेनाल्टी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स होता है। ये अगर आपका 10 लाख का माल है तो उस पर वो 50% यानी 5 लाख पेनाल्टी भी लगा सकता है। तो आप इसलिए मिनिमम 10,000 रुपया, या जो टैक्स की वैल्यू होती है वो टैक्स का अमाउंट, या पेनाल्टी और पेनाल्टी अमाउंट जो उस पर बनता है 50%, वो तीनों भी चार्ज कर सकता है या पेनाल्टी छोड़ भी सकता है। ये उस डिपेंड करता है जीएसटी के अधिकारी पे, और आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है, आपके जीएसटी में क्या कमी है, आपके बिल में क्या कमी है, आपका ऑफेंस कितना बड़ा है, इस सबको देखते हुए वो पेनाल्टी लगाता है। अब ई वे बिल सिस्टम के बाद मैं दूसरा प्रश्न पे आता हूँ, आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप जानते हैं कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को भेजा जाता है, सामान को भेजा जाता है, तो उस पर आईजीएसटी लगता है। जैसे कोई दिल्ली का व्यापारी अगर यूपी में माल भेजता है, तो यूपी में माल भेजने के लिए उसको आईजीएसटी लगता है। बिल में आईजीएसटी लगाएगा, वो सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगा के टोटल आईजीएसटी लगाएगा। तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, लेकिन दोनों नहीं लगा, उसमें आईजीएसटी लग गया। तो आईजीएसटी का टैक्स किसको जाता है? आईजीएसटी का टैक्स, जैसे सीजीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% है, एसजीएसटी 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आईजीएसटी पहले टोटल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब उस सेंट्रल गवर्नमेंट को जब टैक्स जाता है केंद्र सरकार को, तो उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी उसका 50% वो स्टेट को देता है। अब किस स्टेट को देता है? अब दिल्ली से यूपी माल भेजा व्यापारी ने, तो दिल्ली सरकार को उसका 50% देगा या यूपी सरकार को? तो इसमें आईजीएसटी के केस में डेस्टिनेशन जहां गुड्स का है, कंज्यूम जहां गुड्स होता है, जहां माल बिकता है, कंज्यूम होता है, उस सरकार को, उस राज्य सरकार को आईजीएसटी में हिस्सा मिलता है। अब दिल्ली का व्यापारी अगर यूपी में माल भेजा, उस पर आईजीएसटी लगाया, तो दिल्ली सरकार को कुछ भी नहीं लगेगा, भले ही दिल्ली में माल बिक रहा है, दिल्ली में व्यापारी ने माल बेचा है।
ये मिलेगा यूपी सरकार को। क्यों कि माल यूपी डेस्टिनेशन में माने यूपी में गया है और उसका कंजम्पशन यूपी में हुआ है, डेस्टिनेशन यूपी है। तो इसमें आईजीएसटी के केस में को डेस्टिनेशन टैक्स भी कह सकते हैं, या जहां कंज्यूम होता है वो टैक्स होता है। इसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट का होता है जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होता है। उसके बाद हम आते हैं, पॉइंट है हमारा यूटी चार्जिंग एसजीएसटी इन लिeu ऑफ यूटीजीएसटी। ऐसे बहुत सारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां यूटीजीएसटी लगना चाहिए केंद्र शासित के हिसाब से, लेकिन वहां यूटीजीएसटी नहीं लग के एसजीएसटी लगता है। जैसे दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है, लेकिन दिल्ली में लगता है एसजीएसटी माने सीजीएसटी एसजीएसटी। केंद्र शासित क्षेत्र के हिसाब से लगना चाहिए सीजीएसटी यूटीजीएसटी, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं लगता है। ऐसा क्या रीजन है? तो जीएसटी एक्ट में कहा गया है कि ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र जहां अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेचर होता है, यानी विधानसभा होता है, तो उस स्टेट को जीएसटी एक्ट में राज्य माना जाता है और वहां यूटीजीएसटी नहीं लग के एसजीएसटी लगेगा। तो दिल्ली एक केंद्र शासित क्षेत्र होते हुए भी यहाँ विधानसभा है, यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए जीएसटी एक्ट में इसे राज्य माना गया है, केंद्र शासित क्षेत्र नहीं माना गया है। ऐसे ही है पौंडीचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, जो केंद्र शासित होते हुए भी वहाँ एसजीएसटी लगता है। क्यों यूटीजीएसटी नहीं लगता है? क्योंकि वहाँ उसका अपना विधानसभा है। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं विराम देता हूं, और आपको अगर ये मेरा क्लास पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।